तो यार मेरा भी एक गिलास पानी भी पिला था। अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम पार्टिसिपेंट। सलाम। ओके बच्चों, सब बच्चों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लास्ट टाइम कुछ इश्यूज की वजह से लेक्चर वो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में से कोई भी अटेंटिव नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो लेक्चर ही मिस हो गया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट लेक्चर अगेन। एंड इससे पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बेटा एनेटॉमी ऑफ द हिप जॉइंट की, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। And the rule which is going to apply at the hip joint is convex to concave rule, means rolling and gliding will be in the opposite direction. And we have discussed some pattern mechanics as well, जिसमें हम लोगों ने कॉक्सा वेल्गा और कॉक्सा वेरम के बारे में बात की थी। कॉक्सा वेल्गम और कॉक्सा वेरा क्या होता है कि जिसमें आपका एंगल जो है वो द एंगल विच इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन द नेक ऑफ द फेमर एंड द शाफ्ट ऑफ द फेमर, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। अगर वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा हो जाए तो हम लोग उसको कॉक्सा वेरा बोलते हैं, और अगर वो कम हो जाए तो उसको हम लोग कॉक्सा वेल्गा बोलते हैं, ठीक है। सो एंटी वर्जन और रेट्रो वर्जन के बारे में बात की थी हमने, ठीक है। एंटी वर्जन और रेट्रो वर्जन इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्शन जिसको हम बोलते हैं। और ये एंगल ऑफ टॉर्शन जो है ये बनता है आपकी नेक ऑफ फीमर और फ्यूमोरल कॉन्डाइल्स के दरमियान, ठीक है। मीन्स टू से हम इसको अगर लेमन लैंग्वेज में बताएं कि जी फ्यूमोरल कॉन्डाइल्स कितने ज्यादा रोटेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू द नेक ऑफ द फीमर, ठीक है। वेदर इट इज इंटरनली रोटेटेड और वेदर दे आर एक्सटर्नली रोटेटेड। किसी में इंटरनली रोटेटेड होंगे, कम रोटेटेड होंगे तो उसको हम लोग एंटी वर्जन बोलते हैं। मीन्स टू से दैट विल बी rotate less rotated and directed anteriorly, or we can say that it is close to the neck of the femur, और जो neck of femur से दूर होंगे उसको हम लोग रेट्रोवर्जन बोलते हैं। तो these are some पैथोमैकेनिक्स। जी ऐसे ही था, हम लोगों ने लास्ट में पैथोमैकेनिक्स की बात की थी, ऐसे ही है। मैंने एक दफा ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को लास्ट लेक्चर का। सर लास्ट लेक्चर में हम लोग थ्रू आउट द सेशन आपको कंप्लेन करते रहे हैं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही थी, लेकिन आपको लगा कि शायद हम लोग अटेंटिव नहीं है और रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको मेल भी की थी कि सर हमने आपको बहुत दफ़ा कंप्लेन की है, लेकिन आपकी फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा बेटा, मुझे भी आप लोगों की कोई आवाज़ नहीं है, मैं आप लोगों की कंप्लेन कैसे सुन ले। एक्चुअली दैट वाज इशू कि मिड एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैं असल में अपनी डिवाइस करना भूल गया था। तो फिर मुझे ना मुझे नहीं निकाल पता किससे निकालने क्या करनी है। तूने मुझे सिर्फ 40 निकाल के दे 40 क्यों? मैं ले निकाल उसका तो लड़ लो आपस में। अभी ना उसको उम्र तो उसको चुप कर दी जाता था। ओके, एक्चुअली हम बात क्या है कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के ले रहा था लेक्चर, तो वहाँ पे कोई इशू है रिगार्डिंग के कंप्यूटर की कोई सेटिंग्स होने वाली थी, तो वो मुझे तो नहीं पता था इस चीज़ का। हालांकि उससे पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया, तो डेट वाज इजी और मैं इजीली उसको पढ़ा चुका हूँ उस लेक्चर को। लेकिन लास्ट टाइम जो आप लोगों के साथ लेक्चर था उसमें फिर ये इशू हो गया। सो कोई इशू नहीं है बेटा, मुझे समझ आ गई थी कि आप लोगों के एंड के ऊपर भी कोई मसला नहीं था और मेरे एंड के ऊपर मसला था, और आप लोग थे अटेंटिव क्योंकि आप लोगों को रिप्लाई जल्दी आ गया था। सो नॉट एन इशू, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है। समझ आ गई है इस ओवरव्यू की? स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर। जी बच्चों। यस सर। Okay, now I'm going to share the screen.
अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है पैथोलॉजिकल कंडीशंस की अफेक्टिंग द हिप जॉइंट। और इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है और सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी जानी चाहिए, दैट इज द मस्कुलर इम्बैलेंसेस दैट आर अफेक्टिंग द हिप जॉइंट। बेटा आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं है जिसके ऊपर मस्कुलर इम्बैलेंस का इफेक्ट ना आए, ठीक है। सो हिप जॉइंट इज एन इम्पॉर्टेंट जॉइंट, क्योंकि हिप जॉइंट में अल्लाह ताला ने वेट बेयरिंग भी है, ठीक है, हिप जॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपके ट्रंक का पूरा जो वेट है दैट इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग ऑन द हिप जॉइंट। और ट्रंक का अच्छा खासा वेट होता है, आप मतलब हाफ बॉडी वेट है, तो हाफ बॉडी वेट सबसे पहले जो बेयर कर रहा है दैट इज द हिप जॉइंट, ठीक है। और एट द सेम टाइम हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और ऑब्वियसली इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, ठीक है। तो तमाम 3 प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मस्कुलर इम्बैलेंसेस जो हैं वो काफी ज्यादा डेफिसिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नॉर्मल मैकेनिक्स को चेंज कर देते हैं इनटू पैथो मैकेनिक्स, ठीक है, जिसकी वजह से हिप जॉइंट में पेन डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से हिप जॉइंट में स्टिफनेस डेवलप हो सकती है, ठीक है। और अगर हम इस चीज को मैनेज नहीं करते मस्कुलर इम्बैलेंसेस को, तो अल्टीमेटली यही पैथो मैकेनिक्स जो हैं ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं, या उस पेशेंट में आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो हाउ द मसल्स, एंड देयर आर सम स्पेसिफिक मसल्स, ठीक है, जो कि एक्चुअली अफेक्ट कर रहे हैं हिप जॉइंट की मैकेनिक्स को, ठीक है। हमें अब मैं एक सेकंड पॉइंट इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप सबको इस चीज का भी पता है कि देयर आर सम मसल्स व्हिच आर प्रोन टू टाइटनेस एंड देयर आर सम मसल्स व्हिच आर प्रोन टू वीकनेस। ऐसे ही है बेटा, सबको पता है, ठीक है जी यस सर। पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। सो यस सर। जब भी ऐसा हो कि जो मसल्स हैं विच आर प्रोन टू टाइटनेस, जब वो टाइट होना शुरू हो जाए, और मसल्स विच आर प्रोन टू वीकनेस वो वीक होना शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली एक मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप होता है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई दोज मसल्स, ऐसे कौन से मसल्स हैं हिप जॉइंट के अराउंड जो जिनमें मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द टेंसर फेशिया लेटा, ठीक है, present on the lateral side of the thigh or present on the lateral side of the hip joint, ठीक है। tensor fascia lata, one of the most important muscle, ठीक है। it is always prone to tightness, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो that is the rectus femoris muscle, the part of the quadricep muscle, और rectus femoris वाहिद quadricep है जिसमें टाइटनेस डेवलप होती है। बाकी जितने भी मसल्स हैं वास्टस मीडियालिस लेटरालिस उनमें टाइटनेस डेवलप नहीं होती, ठीक है। द नेक्स्ट इज द sartorius muscle present on the anterior aspect of the thigh, it is also prone to tightness, ठीक है। और then we are going to differentiate the hamstring muscles, ठीक है। We are going to specify the posterior thigh muscles, और उसमें posterior thigh muscles में आपके पास sartorius muscle एक hamstring muscle एक important muscle है, muscle group है जो कि actually prone to tightness है, ठीक है। So these are 3 muscles, one on the lateral aspect, the other one is on the anterior aspect, and the last one is on the posterior aspect. Now सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंसर फेशिया लेटा की। तो बेटा टेंसर फेशिया लेटा जो है एक्चुअली इट इज इफ टेंसर फेशिया लेटा इज गोइंग इनटू टाइटनेस, और टेंसर फेशिया लेटा जो है वो टाइट हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। ड्यू एक्चुअली टेंसर फेशिया लेटा तभी ज्यादा टाइट होता है जब आपकी कॉन्टिन्यूस और रेपिटेटिव एक्टिविटीज हों, जिसकी वजह से जो प्राइम मूवर है वो उसको रेस्ट का टाइम ना मिले, ठीक है, और उसमें वीकनेस डेवलप होना शुरू हो जाए, तो फिर आपके पास ये जो सेकेंडरी मसल्स होते हैं, सेकेंडरी मूवर्स होते हैं, दे बिकम टाइट, ठीक है। सो टेंसर फेशिया लेटा जो है एक्चुअली इट हेल्प्स ग्लूटियस मीडियस इन हिप एबडक्शन, ठीक है, और एक्चुअली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके लेटरल एस्पेक्ट को, थाई के लेटरल एस्पेक्ट को, ठीक है।
So whenever the gluteus medius is weakened, ठीक है, तो tensor fasciae lata जो है वो gluteus medius को override कर लेता है. Means to say, whenever we are going to abduct the hip joint, that gluteus medius, which is the prime mover, it is not going to involve, or it is not going to get activate, because before its activation, before the activation of gluteus medius, the tensor fasciae lata gets activated and starts the movement. ठीक है. So जितनी मर्जी दफा आप हिप की एब्डक्शन करवाओ, ग्लूटियस मीडियस जो है वो क्या करेगा, इनएक्टिव रहेगा, और टेंसर fasciae lata जो है वो उसकी जगह पर एक्टिवेट होकर मूवमेंट प्रोड्यूस करवाता रहेगा. But that tensor fasciae lata, it has insertion over the lateral aspect of the tibia. ठीक है, knee joint के को क्रॉस करके इसकी इंसर्शन होती है ओवर द लेटरल एस्पेक्ट. ठीक है, और इसकी वजह से, इस इंसर्शन की वजह से क्या होता है कि टेंसर fasciae lata जब बहुत ज्यादा टाइट होना शुरू हो जाता है, तो नी फ्लेक्शन के अंदर पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसके अंदर पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाती है नी फ्लेक्शन के अंदर. ठीक है, इस मसल की टाइटनेस की वजह से, एंड दैट नी पेन इज यूजुअली ऑन द लेटरल एस्पेक्ट. ठीक है, सो इससे हमें पता चलता है कि जी टेंसर fasciae lata जो है वो टाइट है और ये ग्लूटियस मीडियस को ओवरराइड कर रहा है. नेक्स्ट, अगर हमारे पास बात आ जाए रेक्टस फेमोरस की और सार्टोरियस की, तो रेक्टस फेमोरस और सार्टोरियस इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर प्रेजेंट है. और जब भी आपका हिप फ्लेक्सर जो है, इलियोसॉस खासतौर पर, ठीक है, whenever they are weakened, ठीक है, तो ये रेक्टस फेमोरस और सार्टोरियस मसल इलियोसॉस को क्या कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं. ठीक है, अब वो कहते हैं कि रेक्टस फेमोरस का तो बेटा मेजर काम क्या है, नी एक्सटेंशन करवाना. ठीक है, एक्चुअली वो टू जॉइंट एक्टिंग मसल है, हिप के ऊपर फ्लेक्शन भी करवाता है, बट इट इज अ सेकेंडरी मूवर, इट इज नॉट अ प्राइम मूवर. ठीक है, बट इन दिस केस, whenever the iliopsoas is weakened or become inactivated, the rectus femoris as well as the sartorius muscle gets activated and start performing the hip flexion. ठीक है, समझ आ गई बेटा? Yes, sir. And the last one is, the last muscle group is the hamstring muscle group. अब hamstring muscle group में आपके पास तीन important muscles हैं, semitendinosus, semimembranosus, and the last one is bicep femoris. ठीक है, तो ये जो hamstring muscle group है, that is also crossing the hip joint as well as the knee joint. ठीक है, तो जब वो hip joint को cross करता है तो वो hip joint के ऊपर extension cause करवाता है, but जैसे just previously said के ये वाली जो extension है, that is performed as a secondarily, ठीक है, by the hamstring muscle group. Means we can say that hamstring is a secondary muscle group in performing the hip extension. ठीक है, और it can simply assist the gluteus maximus. So whenever the gluteus maximus is getting weak, ठीक है, और getting inactivated, तो आपका जो hamstring muscle group है वो क्या करेगा कि इसको ओवरराइड करना शुरू कर देगा ग्लूटियस मैक्सिमस को, और एक्टिवेशन में जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये जो हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, टाइट होना शुरू हो जाएगा. अब वो कहते हैं जैसे जैसे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप जो है वो टाइट होना शुरू हो जाता है, आपकी नी की फ्लेक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. ठीक है, एक बात. दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि इसमें कंपनसेटरी इफेक्ट आता है लंबर स्पाइन के ऊपर. ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप जो है इनका डायरेक्ट इफेक्ट है पेल्विस के ऊपर, और पेल्विस इन रिटर्न क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है लंबर स्पाइन पर, ये पेल्विस की पोजीशन से पता चलता है. ठीक है, ये आप सबको पढ़ाया हुआ है मैंने लोअर क्रॉस सिंड्रोम में, कि किस तरीके से जो पेल्विस है, ठीक है, वो कैसे आपका इफेक्ट प्रोड्यूस करती है लंबर स्पाइन पे. व्हेनेवर द पेल्विस इज टिल्टिंग इंटीरियरली, ऑब्वियसली लंबर लॉर्डोसिस ज्यादा हो जाएगा. जब पेल्विस जो है वो पोस्टीरियरली टिल्ट करेगी तो लंबर का लॉर्डोटिक कर्व जो है वो स्ट्रेटनिंग की तरफ चला जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप पोस्टीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट हैं, और व्हेनेवर दे आर गोइंग टू टाइटन, दे एक्चुअली पुल्स द pelvis posteriorly. ठीक है, और इस पुल की वजह से, पेल्विस की पोस्टीरियर रोटेशन की वजह से
क्या होता है कि आपका जो लंबर लॉर्डोसिस है, ठीक है, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब वो कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस रिड्यूस कब होता है? जब आप लंबर स्पाइन पे बेंडिंग करते हो या लंबर स्पाइन को फॉरवर्ड बेंडिंग में लेकर जाते हो, तब आप खुद सारे नोटिस कीजिएगा कि जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग में जाते हैं तो लंबर स्पाइन की जो लॉर्डोसिस होती है वो खत्म हो जाती है और लंबर आपको बकायदा पीछे लंबर वर्टिब्रा फील होना शुरू हो जाते हैं कि यस देयर आर लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, अगर आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हो तो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि लंबर का लॉर्डोटिक कर्व मेंटेन होता है, लेकिन जैसे ही आप फॉरवर्ड बेंडिंग में जाते हो तो लंबर का लॉर्डोटिक कर्व जो होता है वो स्ट्रेटन होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। नाउ देयर विल बी अ मस्कुलर इम्बैलेंस। इस हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की वजह से ही मस्कुलर इम्बैलेंसेस डेवलप हो सकते हैं आपके टेंसर फेशियल लेटा के ऊपर, जिसकी वजह से दोबारा आपको लेटरल नी जॉइंट के ऊपर पेन फील हो सकती है। ठीक है, अच्छा लास्ट में आपके पास आ जाता है बेटा ट्रंक मसल्स को यूज किया जाए इन रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्लूटियस मीडियस, ठीक है, और इन रिप्लेसमेंट ऑफ द हिप एब्डक्टर्स। बच्चों, सब बच्चों को बात समझ आ रही है पार्टिसिपेंट्स? जी सर। यस सर। Now the last one is the last muscle group is actually the hip abductors, or we can say that the gluteus medius muscle group। ठीक है, वो कहते हैं ये जो gluteus medius है, ठीक है, ये easily weaken हो जाता है और inactive हो जाता है। Whenever the gluteus medius is weakened, ठीक है, तो आपके ये जो ट्रंक के ट्रंक को जो ट्रंक के साइड बेंडर्स हैं जिनकी एक्चुअली इंसर्शन है ऑन टू द pelvis, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, ये क्या करना शुरू कर देंगे, ये एक्टिवेट होके ग्लूटियस मीडियस के काम को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वी कैन से दैट रिप्लेस कर देंगे। एक्चुअली ग्लूटियस मीडियस वीक है, उसकी हिप एब्डक्शन नहीं हो सकती, उससे हिप एब्डक्शन नहीं हो सकती उतनी एफिशिएंट, तो क्या होगा कि जो क्वाड्रेटस लंबोरम है ना, ठीक है बेटा, वो क्या करना शुरू कर देगा, एक्टिवेट होके पेल्विस को लिफ्ट करना शुरू कर देगा, जिससे हिप एब्डक्शन ऐसे होगा कि जी हिप एब्डक्शन होगी, बट दैट इज नॉट अ प्राइम मूवर। ठीक है, तो क्वाड्रेटस लंबोरम की टाइटनेस भी डेवलप हो सकती है। जी बच्चों, यहां तक बात ही समझ आ गई है? सो दीज आर द मस्कुलर इम्बैलेंसेस, ठीक है, दैट एक्चुअली ऑकर्स अराउंड द हिप जॉइंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गेट साइकिल एंड द हिप जॉइंट। ठीक है बेटा, आप सबको पता है कि गेट साइकिल को हम लोग डिवाइड करते हैं टू फेजेस के अंदर। द वन इज द स्टैंस फेज एंड द अदर वन इज द स्विंग फेज। ठीक है, ऐसे ही है ना बेटा? स्टैंस फेज जो है वो गेट साइकिल का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जबकि जो स्विंग फेज है दैट इज फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, स्विंग फेज शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, स्टैंस फेज ज्यादा ड्यूरेशन का होता है, इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। Now, if we talk about the stance and the swing phase, we further divided the stance phase into initial contact. ठीक है, we have divided the stance phase into initial contact, into mid stance period, and the last one is the push off phase। ठीक है, अब स्टैंस फेज को हम लोगों ने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक क्या है, इनिशियल कांटेक्ट है, whenever the patient is trying to start walking and the bark of the angle, ठीक है, or we can say that जब पेशेंट अपनी हील को स्टक वो कहते हैं स्ट्रक करता है विद द फ्लोर, ठीक है, दैट very movement is called the pre-stance phase। We can say that the initial contact is going to be made, ठीक है, with the ground, and whenever the patient is going to flatten his foot, ठीक है, मीन्स टू से कि जब हम एडी को लगाते हैं ग्राउंड फ्लोर के साथ या फ्लोर के साथ लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पाँव के ऊपर जिसके हमने एडी लगाई होती है, उस पाँव के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, वेट को बेयर कर लेते हैं। जब हम वो वेट को बेयर कर लें और हमारा जो एंकल है वो कंप्लीटली डॉर्सिफ्लेक्स हो, ठीक है, तो पेशेंट क्या करता है कि तो वो जो फेज है जिसमें उसका पाँव बिल्कुल सीधा हो गया और जिसमें उसने वेट को बेयर किया है, दैट इज कॉल्ड द मिड स्टैंस फेज। एंड द लास्ट वन इज जिसमें वो पुश ऑफ करता है
प्रोपेल करता है आगे की तरफ, ठीक है, और अपने पंजे का इस्तेमाल करता है, वहां पर उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज द पुश ऑफ फेज, ठीक है। और लास्ट में आपके पास अगर हम बात करें स्विंग फेज की, तो स्विंग फेज में आपके पास क्या आ जाता है, इनिशियल जो आपका स्विंग फेज है, ठीक है, उसमें आपके पास प्री स्विंग आ जाता है, मिड स्विंग आ जाता है एंड लेट स्विंग फेज आ जाता है। इसको भी हम लोग फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री स्विंग में, मिड स्विंग में और पोस्ट स्विंग में, ठीक है। प्री स्विंग यूजुअली स्टार्ट होता है सून आफ्टर द पुश ऑफ फेज, पुश ऑफ फेज के बाद आपका प्री स्विंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्री स्विंग के स्टार्ट होने के बाद आपका मिड स्विंग फेज आता है और लास्ट में आपके पास क्या आ जाता है, पोस्ट स्विंग फेज और लेट स्विंग फेज, ठीक है। दैट लेट स्विंग फेज इज व्हेन the phase that is just before the initial contact, ठीक है, this is called the late stance phase, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई है। गेट साइकिल कैसे इसको डिवाइड किया टू फेजेस के अंदर। जी पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। बेटा यहाँ तक बात की समझ आ गई है? जी आ गई है। Now moving towards the next topic is how the hip joint and the gait cycle, uh, how the hip joint is working within a gait cycle, ठीक है। मतलब कि हिप जॉइंट किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपके सेजिटल प्लेन में भी मूवमेंट हो रही है ड्यूरिंग अ गेट, ठीक है। वाइल वॉकिंग सेजिटल प्लेन में भी मूवमेंट हो रही है, प्रोपल्शन है। आपकी फ्रंटल प्लेन में भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो pelvis है, ठीक है, दैट इज गोइंग इनवर्ड एज वेल एज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी मूवमेंट हो रही है, और दैट इज एक्चुअली द इंटरनल रोटेशन एज वेल एज द एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। So that is why we have to identify the normal mechanics of the hip joint. वो कहते हैं कि sagittal plane की अगर हम बात करें, sagittal plane is flexion and extension, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर sagittal plane में flexion और extension हो रही है तो that is contributing about 40 degrees, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 40 डिग्रीज में क्या है, 40 डिग्रीज में जो 30 डिग्री है that is by the hip joint, ठीक है। और जो वो कहते हैं कि लास्ट 10 डिग्रीज बच जाते हैं दैट इज फॉर द हिप एक्सटेंशन, ठीक है। जी बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई है? सर ये रिपीट कर दें। जी बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने बात की है सेजिटल प्लेन मूवमेंट की। सेजिटल प्लेन मूवमेंट में हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। टोटल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विल कंट्रीब्यूट टू 40 डिग्रीज, ठीक है ना। मतलब टोटल अगर हम रेंज ऑफ मोशन की बात करें जो कि यूज हो रही है गेट के अंदर, ठीक है, वॉकिंग के अंदर, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 40 डिग्रीज, जिसमें से जो 30 डिग्रीज है वो क्या है, आपके पास फ्लेक्शन के लिए है, हिप जॉइंट फ्लेक्शन के लिए, और जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट 10 डिग्रीज है बेटा, वो है आपकी हिप एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। जी बेटा, यहाँ तक बात की समझ आ गई है? यस सर आ गई। And the next one is the transverse or sorry, the frontal plane movement. अब फ्रंटल प्लेन में बेटा pelvic tilt होती है, ठीक है, और hip abduction होती है whenever the patient is walking, ठीक है। वो कहते हैं ये जो lateral pelvic tilt है और hip abduction है, ठीक है, that is usually 15 degrees in the frontal plane। और वो कहते हैं कि 5 डिग्री जो है वो इस 15 डिग्रीज में से जो 5 डिग्रीज है वो hip abduction की है, ठीक है। जो बल्कि 10 डिग्रीज हैं वो आपके पास जो बाकी 10 डिग्रीज हैं दैट इज फॉर द हिप एडक्शन, ठीक है, और इंटरनल रोटेशन, ठीक है।
So this is called this is how the frontal plane movement is going to affect, ठीक है, the hip joint and the gait, ठीक है बेटा। फिर आपके पास आ जाती है ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट। ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट में आपके पास क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन है, ठीक है। और वो कहते हैं कि यही जो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन है या जो ट्रांसवर्स प्लेन के मूवमेंट है, ये भी 15 डिग्रीज की होती है, जिसमें से जो 10 डिग्रीज हैं, ठीक, सॉरी, इसमें डिग्रीज सिर्फ यही याद रखने के इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन 15 डिग्रीज है। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें जो पीक एक्सटर्नल रोटेशन है वो होती है ड्यूरिंग द प्री स्विंग फेज, ठीक है। और जो पीक इंटरनल रोटेशन होती है वो ड्यूरिंग द एंड फेज ऑफ द लोडिंग, ठीक है। So this is how we have differentiate the movements, or we have differentiated the plane of movement in order to understand the gait cycle, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इनमें से किसी की भी रेंज कम या ज्यादा होती है तो अल्टीमेट इफेक्ट किसके ऊपर आता है, आपकी गेट के ऊपर, ठीक है जी। बच्चों बात की समझ आ गई है? पार्टिसिपेंट्स बात की समझ आ गई है? Yes, sir. Now if the hip flexors, ठीक है, if the hip flexors are not contributing, ठीक है, means to say कि hip flexors जो हैं वो उतने तरीके से contribute नहीं करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट होगा, ठीक है, वो यूजुअली अडेप्टेशन प्रोड्यूस करेगा। और उस अडेप्टेशन का मतलब क्या होगा कि पेशेंट जो है वो अगर हम बात करें कि जी हिप फ्लेक्सर्स जो हैं वो वीक हो गए हैं, ठीक है, तो पेशेंट जो है वो पेशेंट में वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो इजीली हिप जॉइंट को फ्लेक्स करके प्रोपेल कर सके, ठीक है। और इस वीकनेस के डेवलपमेंट की वजह से जो स्पाइन है वो फॉरवर्डली बेंड हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड वो कहते हैं कि जी अगर तो हिप फ्लेक्सर्स में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली हिप फ्लेक्सर्स जो हैं वो क्या करेंगे, फर्दर एक्सटेंशन से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि जी हिप फ्लेक्सर की टाइटनेस की वजह से स्ट्राइड लेंथ भी शॉर्टर हो जाएगी। बेटा स्ट्राइड लेंथ का पता है? बच्चों स्ट्राइड लेंथ का पता है? पार्टिसिपेंट्स यस सर। क्या होती है बेटा? सर मेरी रनिंग में आपके एक टो से दूसरे टो का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं, जो आप एक टो रन से कर रहे हो। एक टो से दूसरे टो का वो स्टेप लेंथ नहीं कहलाता? स्ट्राइड लेंथ होती है लेट्स से एनीवन एल्स? बेटा किसी और को नहीं पता? Now look at here, सबको पेज नजर आ रहे बच्चों? यस सर। Yes, sir. आ रहा है। Okay, now ये एक बंदा इसी तरीके से चलता है ना, ठीक है। क्रॉस में आप स्टेप्स रखते हैं, ठीक है, मतलब अपने राइट स्टेप आपने रखे आगे, तो फिर आपका लेफ्ट स्टेप आगे जाता है और फिर आपका राइट स्टेप से आप प्रोपेल करते हैं, ठीक है, वन बाय वन, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो Yes, sir. स्ट्राइड लेंथ क्या है कि दिस द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेम फीट, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्ट्राइड लेंथ, ठीक है। और स्टेप लेंथ क्या है कि इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड द स्टेप लेंथ, ठीक है।
ये मैंने थोड़ा सा दूर बनाया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली काफी करीब होता है। तो उसमें ये जो डिस्टेंस होता है दो पैरों के दरमियान, मतलब लेफ्ट और राइट के दरमियान जो होता है उसको हम लोग स्टेप लेंथ बोलते हैं। जो दोनों फीट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है सेम फीट के दरमियान, डेट इज कॉल्ड द स्ट्राइड लेंथ। ठीक है, तो बेटा इसमें स्टेप लेंथ को कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? स्ट्राइड लेंथ आपकी छोटी हो जाएगी, लेकिन स्टेप लेंथ को ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि लेट्स से कि अगर लेफ्ट साइड के हिप फ्लेक्सर्स जो हैं वो टाइट हैं लेफ्ट साइड के, ठीक है, तो आपने जब प्रोपेल करना है तो राइट साइड पे आपका जब फुट आएगा तो वो तो आपकी नॉर्मल फ्लेक्शन होगी ना हिप जॉइंट की, पेशेंट इजीली नॉर्मल स्टेप रखेगा। लेकिन जब वो राइट साइड के ऊपर आएगा और फिर वो लेफ्ट साइड के ऊपर जाने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी ये वाला स्टेप लेंथ छोटा होगा, लेकिन फिर उसके बाद जब वो राइट साइड के ऊपर जाएगा, राइट फुट से आगे प्रोपेल करेगा तो वो राइट से फिर मैक्सिमम प्रोपेल करेगा अपने आप को, या वो नॉर्मल स्टेप लेंथ की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, बात की समझ आई है इस चीज की कि जो स्टेप लेंथ होगा वो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि एक्चुअली स्ट्राइड लेंथ जो है वो शॉर्टेंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? यस सर। नाउ नाउ द हिप एक्सटेंसर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे ही हिप एक्सटेंसर मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, या हिप एक्सटेंसर मसल्स अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो ट्रंक होती है वो उसमें पोस्टीरियर लर्चिंग आना शुरू हो जाती है। मींस टू से कि जो ट्रंक होती है वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, और वो बैकवर्ड सिर्फ इस वजह से मूव करती है ताकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये अच्छा। अब वो कहते हैं कि जब हिप एक्सटेंसर मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाएं, बेटा यहाँ पे दोनों चीजें बताई हुई हैं। एक बताया हुआ है कि मसल्स वीक हो रहे हैं और दूसरी जगह पर बताया हुआ है कि मसल्स टाइट हो रहे हैं। दैट इज contracture of the hip extensor, this is tightness, और loss of function, this is weakness. तो means to say hip extension की loss के साथ क्या आएगा? posterior lurching होगी spine की, ठीक है, या trunk as a whole posteriorly shift करेगी to maintain the center of gravity। ठीक है, और जबकि जो आपके ये हैं अगर हिप एक्सटेंसर मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया या टाइटनेस डेवलप हो गई है, ठीक है, तो आपकी जो टर्मिनल स्विंग फेज है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनल स्विंग फेज का मतलब क्या है कि जब पेशेंट जो है वो स्टेप रख के, ठीक है, इसको अपनी बॉडी को प्रोपेल करता है फॉरवर्डली, तो उसका वो जो स्टेप होता है वो बैकवर्ड पोजीशन में जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं कि जी दैट इज गोइंग इनटू द टर्मिनल स्विंग। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद द हिप एक्सटेंसर्स। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास हिप एब्डक्टर्स हैं, नेक्स्ट इज अगर लॉस हो गया हिप एब्डक्टर्स के फंक्शन का या मसल वीकनेस डेवलप हो गई है, तो ऑब्वियसली जो pelvis है वो ड्रॉप कर जाएगी उस साइड की। ठीक है, whenever the patient is going to bear the weight on that side, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड का ग्लूटियस मीडियस जो है वो वीक हो गया है, ये राइट साइड की pelvis को क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। तब तक ड्रॉप करेगा जब जब आप राइट साइड के ऊपर क्या करोगे? वेट बेयरिंग करोगे। ठीक हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज कि अगर हिप एब्डक्टर्स में टाइटनेस डेवलप हो जाए, ठीक है, हिप एब्डक्टर्स में क्या डेवलप हो जाए? टाइटनेस डेवलप हो जाए, तो वो कहते हैं कि इस टाइटनेस की वजह से क्या होगा कि एंटाल्जिक गेट डेवलप हो सकता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिप एब्डक्टर्स के अंदर टाइटनेस डेवलप नहीं होती। ठीक है, हिप एब्डक्टर्स दे आर ऑलवेज प्रोन टू वीकनेसेस। ठीक है, now what will be the ultimate effect of musculoskeletal imbalances or muscular imbalances on the gait? ठीक है, वो कहते हैं muscular imbalances will lead to the will lead to shift, और वो कहते हैं कि it will actually shift the normal alignment of the hip joint towards the malalignment. ठीक है, and it usually changes normal mechanics into pathomechanics. ठीक है,
और वो कहते हैं कि इवेंचुअली जो आपकी अलाइनमेंट है लोअर एक्सट्रीमिटी की, दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड एज वेल। ठीक है जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? जी पार्टिसिपेंट्स, यहां तक बात की समझ आ गई है? यस सर। बेटा सिर्फ एक बच्ची बोलती है या एक बच्ची रिप्लाई करती है। ठीक है, डेटा इफ्रा, इफ्रा गुड, शाबाश। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे बच्चे सोए हुए हैं। नो सर, हम भी आपको सुन रहे हैं। हम तो जाग रहे हैं बेटा जागे, सर, जाग रहे हैं हम सर। हमसे क्वेश्चन भी जाग आपसे रहे पूछा था अभी। जाग रहे हैं कि जाग गए हैं? सर जाग रहे हैं, सुन रहे जाग हैं रहे सर। हैं। तो बेटा आप लोगों को जवाब देते हुए क्या होता है, मुझे सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन होती है कि कम से कम समझ आ जाए, एट द सेम टाइम आप लोगों को इस चीज की समझ तो आ जाए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो समझ आती है? यस सर। समझ आती है। वैसे मुझे तो खुद नहीं समझ आती, आप लोगों को कैसे समझ आ जाती है? सर आ रही है समझ। पक्की बात है? यस सर, यस सर, आ रही है। यस सर। Now, there are some major nerves which are going to be entrapped around the hip joint. ठीक है, वो मेजर नर्व्स कौन कौन से हैं जो हिप जॉइंट के सराउंडिंग में इंट्रैप्ट हो सकती हैं? ठीक है, द फर्स्ट वन इज द sciatic nerve। अब बेटा sciatic nerve जो है दैट इज गोइंग टू बी entrapped by the tightness of the piriformis muscle। अब आप सबको पता होगा, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हो मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी में, कि पिरिफॉर्मस की टाइटनेस को हम लोग वॉलेट सिंड्रोम भी बोलते हैं या पिरिफॉर्मस सिंड्रोम भी बोलते हैं। वॉलेट सिंड्रोम मींस कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स जो वॉलेट को बैक पॉकेट में रख के बैठ जाते हैं काफी काफी देर तक, वहां पे जो परफॉर्मेंस मसल होता है उसकी कॉन्टिन्यूस इम्पिंजमेंट की वजह से या कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन की वजह से, वॉलेट की कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि वहां पर परफॉर्मेंस जो है वो टाइट होना शुरू हो जाता है, और परफॉर्मेंस की टाइटनेस की वजह से आपके पास जो मसल है वो टाइट हो जाता है अल्टीमेटली, और मसल की टाइटनेस की वजह से अल्टीमेटली जो शर्टिक नर्व है, ठीक है, उसके ऊपर कंप्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो आपके ऑब्चुरेटर इंटरनस और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई करती है। दैट इज एक्चुअली द एक्सटर्नल रोटेटर्स ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, और वो कहते हैं ऑब्चुरेटर नर्व तभी डैमेज होती है यूजुअली जब डिफिकल्ट लेबर हो। ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि जी यूट्राइन प्रेशर्स या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उन केसेस में शायद की बात है कि ऑब्चुरेटर नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ जाए या वो नर्व इंजर्ड हो जाए। लास्ट में आपके पास आ जाता है फेमोरल नर्व। ठीक है, वो जी बेटा सर स्लाइड शेयर नहीं हो रही, स्लाइड शो नहीं हो रही। एक मिनट। सर हो रही है शो? सर हमें नहीं शो हो रही। सर नहीं हो सर रही शो हो रही है। आप देखें, आप शो हो रही है? यस सर, अब हो रही है। यस सर अब हो रही है। Okay, so that femoral nerve is going to be entrapped as a result of femoral fracture। ठीक है, femoral shaft का जब फ्रैक्चर हो जाए तो there are chances कि femoral nerve डैमेज हो सकती है, या फिर वो कहते हैं if there is a dislocation of the hip joint। ठीक है, और वो कहते हैं कि if there is a forced delivery। ठीक है, डिलीवरी forced delivery means to say जब पुराने वक्तों में फोर्सेप्स के थ्रू डिलीवरी जब की जाती थी, ठीक है, तो उसको हम लोग फोर्स्ड डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, और उस जो उन दिनों में उनकी वजह से क्या हो सकता है कि फिमोरल नर्व जो है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि आपके पास नेक्स्ट जो कॉमन आ जाती हैं
पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो कि हिप जॉइंट को अफेक्ट कर रही हैं, उनमें आपके पास आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में भी कॉमन है और हिप जॉइंट में भी कॉमन है, दोनों में वो कहता है कि ये दोनों वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, इसलिए इनमें कॉमन है। ठीक है, यूनिलेटरल साइड इन्वॉल्व होती है, कोई भी एक साइड के ऊपर आर्थराइटिस आता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस आप सबको पता है कि जी स्टिफनेस क्रिएट करता है, पेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन इतनी कर देता है कि अल्टीमेटली आपको रिप्लेसमेंट की तरफ या आर्थ्रोस्कोपी की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, सॉरी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है या कंप्लीट आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है। ठीक है, वो कहते हैं इसके अलावा जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ आर्थराइटिस भी डेवलप हो सकती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप हो सकती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन आर्थराइटिस भी डेवलप हो सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, दैट इज लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपके पास कि कैप्सुलर टाइटनेस डेवलप हो सकती है या कैप्सुलर लैक्सिटी भी डेवलप हो सकती है इन आइदर केस। ठीक है, इसके अलावा जो जॉइंट पैथोलॉजीज अफेक्ट कर सकते हैं हिप जॉइंट को, डेट आर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसके अलावा एसेप्टिक नेक्रोसिस है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जी विदाउट एनी इन्फेक्शन, ठीक है, नेक्रोस्ट हो जाए फेमोरल नेक, ठीक है, या फेमोरल हेड, ठीक है, उसको हम लोग एसेप्टिक नेक्रोसिस बोलते हैं। देयर इज स्लिप्ड एपिफिसिस मींस बिफोर 14 इयर्स, जबकि ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो आपके क्लोज नहीं हुए। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑसिफिकेशन, वो कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट और जस्ट बिफोर दैट ऑसिफिकेशन जो एपिफिसिस होती हैं वो कुछ बच्चों में डिस्प्लेस हो जाती हैं ड्यू टू द फॉल और ड्यू टू एनी इंजरी। ठीक है, उस वजह से भी वो कहते हैं कि जी आपकी जो हेड जॉइंट है वो पेनफुल हो सकती है डिसलोकेशंस की वजह से और कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज की वजह से। ठीक है, आपका हिप जॉइंट अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, नाउ what are the common impairments that are that are going to occur as a result of osteoarthritis and other degenerative joint disease? ठीक है, वो कहते हैं पेशेंट को जो पेन है वो यूजुअली रेफर होती है इनटू द ग्रॉइन रीजन। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी नेक्स्ट आपके पास स्टिफनेस डेवलप हो सकती है which is the more common factor। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं मूवमेंट लिमिटेशन आ सकती है कि मूवमेंट जो है वो लिमिटेड होना शुरू हो जाए। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट लिमिटेड होती है इसमें सबसे पहले जो मूवमेंट लिमिटेड होती है दैट इज द इंटरनल रोटेशन, और उसके बाद वो कहते हैं एडक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाती है, और एडक्शन के बाद अगर कोई मूवमेंट लिमिटेड होती है तो दैट इज हिप जॉइंट फ्लेक्शन। ठीक हो गया, और लास्ट में उसके बाद आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, सॉरी, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि इसके अलावा अगर तो ये मूवमेंट्स लिमिटेड हो गई तो मूवमेंट्स लिमिटेशन के बाद आपके हिप एक्सटेंशन लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, और हिप एक्सटेंशन की लिमिटेशन की वजह से, ठीक है, आपकी नी एक्सटेंशन लिमिटेड हो सकती है। अब हिप एक्सटेंशन लिमिटेड होती है तो नी एक्सटेंशन क्यों लिमिटेड हो जाती है? एनीवन, हिप एक्सटेंशन के लिमिट होने की वजह से नी एक्सटेंशन क्यों लिमिटेड हो जाती है? बेटा आप लोगों ने थेराप्यूटिक्स 1 में एक्टिव इंसुफिशिएंसी और पैसिव इंसुफिशिएंसी पढ़ा होगा, पढ़ा है बच्चों? सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मैंने कहा आप लोगों ने थेराप्यूटिक्स 1 में एक्टिव और पैसिव इंसुफिशिएंसी पढ़ा होगा। जी जी। ठीक है, तो दैट एक्टिव एंड पैसिव इंसुफिशिएंसी एक्चुअली एक्सप्लेन्स दीज टाइप ऑफ इश्यूज कि किस तरीके से अगर हिप जॉइंट की एक्सटेंशन लिमिटेड हो रही है तो नी जॉइंट जो है वो उसकी एक्सटेंशन लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, जब हिप बेटा हिप एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है,
तो पेशेंट जो होगा ना, पेशेंट, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने हिप को ज्यादातर फ्लेक्स रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो जब हिप जॉइंट एक्सटेंड नहीं हो पाएगा या पेशेंट हिप एक्सटेंशन नहीं परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है, तो पेशेंट जो है वो अपने नी को फ्लेक्स रखने की कोशिश करेगा, और वो नी को इसलिए फ्लेक्स रखेगा ताकि वो ग्राउंड को इजिली क्लियर कर सके और उसके पाँव को रगड़ ना लगे, ठीक है, क्योंकि उसने आगे जब प्रोपेल करना है तो उसका सबसे पहले ग्राउंड क्लियर भी तो होना चाहिए ना, उस पाँव को क्लियर भी तो होना चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो हिप एक्सटेंशन तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली हिप एक्सटेंशन को सारा का सारा कहाँ पर ले जाएगा, नी फ्लेक्शन पे ले जाएगा, नी फ्लेक्स करना शुरू कर देगा मैक्सिमम। अब इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा कि नी फ्लेक्सर्स जो है वो टाइट हो जाएंगे, ठीक है, और जो हिप एक्सटेंशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जी बच्चों, लिमिट हो जाएगी सर। हिप लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में वो कहते हैं कि जी आपके पास इम्पेयर्ड पोस्चरल कंट्रोल आपका लॉस हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, और द हिप जॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये तो हाँ, हम लोगों ने पढ़ी कि जी आर्थराइटिस जो है वो मेनली अफेक्ट कर रहा है हिप जॉइंट को। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग सर्जरीज, ठीक है। एक तो वो कहते हैं कि जॉइंट सर्जरीज हैं जिसमें इजीली हम लोगों ने क्या किया कि एक फुल फ्लेज सर्जरी परफॉर्म की है, ठीक है, और वो कहते हैं ये जो सर्जरीज हैं दे आर यूजफुल फॉर आर्थराइटिस, ठीक है। जब हम लोगों ने कोई रिप्लेसमेंट करनी है, वेदर इट इज अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट और वेदर इट इज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट, ठीक है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि जी हम लोग हिप जॉइंट की डिफरेंट अदर कंडीशंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल लैब्रम टीयर है, ठीक है, एसिटेबुलर लैब्रम का टीयर है, या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है बेटा, लैब्रम इज समथिंग एल्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज इज समथिंग एल्स। आर्टिकुलर कार्टिलेज का टीयर हो जाए या आर्टिकुलर या एसिटेबुलर लैब्रम का टीयर हो जाए, तो उसमें भी वो कहते हैं कि जी आपका जो सर्जरी परफॉर्म होगी डेट विल बी अ फुल फ्लेज सर्जरी, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हीलिंग और इन ऑर्डर टू मैनेज दोस इश्यूज, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसके अलावा वो कहते हैं कि माइक्रो फ्रैक्चरिंग, ठीक है, एक ऐसी सर्जरी है जो कि हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें वो कहते हैं कि जी आपको कंप्लीट सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता, ठीक है। इसमें सिंपली आप क्या करते हैं कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है, या फिर जो आपका एसिटेबुलर लैब्रम है, ठीक है, आप उसमें स्मॉल क्या करते हैं, टीयरिंग कर देते हैं, स्मॉल फ्रैक्चर्स कर देते हैं, ठीक है, मीन्स टू से स्मॉल लीजन्स बना देते हैं, और वो कहते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू दैट स्मॉल लीजन्स क्या हो जाती है आपको, जी बच्चों, ये जो स्मॉल टीयर्स हमने दिए हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज पे या एसिटेबुलर लैब्रम के ऊपर, ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या स्टिमुलस देंगे, अल्टीमेटली इनका जो स्टिमुलस होगा डेट विल बी टुवर्ड्स द हीलिंग, कि जी हमें हील किया जाए, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करें, हीलिंग को इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो फ्रैक्चरिंग। हमने ऐसे फ्रैक्चर्स खुद से किए हैं लैब्रम के अंदर और आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, ताकि उनकी हीलिंग को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा वो कहते हैं कि ऑस्टियोटमी हो सकती है, ठीक है, ऑस्टियोटमी भी वो कहते हैं कि डेट इज अ इन्वेसिव सर्जरी, ठीक है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि जी रीसरफेसिंग आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है, ठीक है, टोटल जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है, आर्थ्रोडिसिस हो सकता है, जो कि एक्सट्रीम आफ्टर फेलियर ऑफ ईच सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम चूज करते हैं तो डेट इज टुवर्ड्स द हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी आर्थ्रोडिसिस भी हो सकती है और सेक्शन आर्थ्रोप्लास्टी भी हो सकती है, लेकिन वो तब हो सकती है कि जब हम लोगों की जो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है या कंप्लीट फुल फ्लेज आर्थ्रोप्लास्टी है, जब वो आर्थ्रोप्लास्टी क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसेक्शन आर्थ्रोप्लास्टी या आर्थ्रोडिसिस की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द गोल्स ऑफ द जॉइंट सर्जरी।
बेटा इंपॉर्टेंट गोल्स क्या हैं? एक पेनलेस हिप जॉइंट हो, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस पेनलेस हिप जॉइंट के साथ साथ आपके पास स्टेबल हिप जॉइंट हो, ठीक है। इस हिप जॉइंट के सराउंडिंग में स्टेबिलिटी हो मैक्सिमम, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कि जो थर्ड गोल है दैट इज द, और जो लास्ट है वो दैट इज के एडिक्वेट रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल हो और स्ट्रेंथ अवेलेबल हो हिप जॉइंट के सराउंडिंग में, ठीक है। सो दीज आर द गोल्स ऑफ द जॉइंट सर्जरीज। अगर आपकी सर्जरी जो है वो इन तीनों में से किसी एक गोल को भी वो नहीं कर पाती, ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल बी अ ठीक है बच्चों, इट विल बी अ फेलियर। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई है कि हमने व्हाट आर द गोल्स ऑफ द जॉइंट सर्जरीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंडिकेशंस। कि इंडिकेशंस क्या हैं, किन इंडिकेशंस में हम लोगों ने जॉइंट सर्जरी करवानी है या टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी करवानी है, ठीक है। टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी हम लोग यूजुअली करवाते हैं कि व्हेन देयर इज अ पेनफुल हिप जॉइंट एंड दैट पेन इज वेरी सिवियर, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इतनी सिवियर हो जाए कि आपके ऊपर हिप जॉइंट जो है वो सेकंड क्या है कि आपके पास हिप जॉइंट में अगर नॉन यूनियन फ्रैक्चर है, ठीक है, हिप जॉइंट की सराउंडिंग में, ठीक है, या फिर हिप जॉइंट की इंस्टेबिलिटी है, तब भी आप टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जा सकते हैं। सेकंड लास्ट आपके पास है कि जी इफ देयर इज अ ट्यूमर, ठीक है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए भी हम लोग हिप जॉइंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या आ जाता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का फेलियर मींस एज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी, ठीक है। अगर तो फिजिकल थेरेपी ने मैनेज नहीं किया हिप जॉइंट को, ठीक है, तो अल्टीमेटली हिप जो मैनेजमेंट है दैट विल बिकम फेलियर, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी? देयर आर सम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस एज वेल एज सम relative contraindications. Better, that is an important topic. Okay, what are the absolute contraindications of the hip joint? So the first one is the acute joint infection. Okay, if there is an acute joint infection, if there is a systemic infection, okay, if there is osteomyelitis, okay, if there is significant loss of bone, okay, or if there is a neuropathic hip joint or severe paralysis, then we are unable to perform टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि लास्ट में रिलेटिव हिप आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब क्या है कि आपको एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, ठीक है, और उस लोकलाइज्ड इन्फेक्शन को हम लोग जब बेहतर कर लें, ठीक कर लें, तो फिर हम लोग उसके बाद टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज के जी मस्कुलर वीकनेस डेवलप हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट उससे आ जाता है आपके पास कि इफ देयर इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। और वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपके पास प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल मेरे जहन से नाम निकल रहा है उस कंडीशन का, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो। अच्छा बेटा, आप लोगों ने एसिटाइल कोलिन का पढ़ा हुआ है? एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन यस सर। एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर, नर्व उनको रिलीज करती है और वो मसल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। यहाँ ये जो यस सर। एसिटाइल सर कोलिन, पार्किंसंस डिजीज? नहीं नहीं बेटा, पार्किंसन डिजीज में एसिटाइल कोलिन नहीं होता, एक बहुत कॉमन सी है, मेरे जहन से बिल्कुल नाम भूल गया उसका। अच्छा चले, मुझे जहन में आएगी, दैट इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि उसमें प्रोग्रेसिवली जो है वो आपके मसल जो है वो वीकेंड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
मतलब प्रोग्रेसिवली एज अ होल नहीं, प्रोग्रेसिवली। तो वो कहते हैं कि इस प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपके लिए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर इसको इंडिकेशन में चेंज करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये नी जॉइंट तक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहे, हिप जॉइंट तक ना आए। अगर तो उसने हिप जॉइंट को इन्वॉल्व कर लिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ने, तो अल्टीमेटली हम किसकी तरफ जाएंगे, आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ जाएंगे कि दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। फिर वो कहते हैं कि insufficient bone stock को means there is a deficiency of bone mineralization, ठीक है। तब भी हम लोग तब भी ये relative contraindication है, हमें उसकी bone mineral density को improve करना है, और after improving that bone mineral density तो हम लोग क्या करवा सकते हैं, पेशेंट की सर्जरी करवा सकते हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो यंग हैं, जिन्होंने एक्सट्रीम एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, वो भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं अनलेस के उनके पास कोई और चारा नहीं है कि वो अब इसको बेहतर कर सकें, ठीक है, या अपनी पेन को कम कर सकें। तो अल्टीमेटली उनके पास भी जो ऑप्शन रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी का रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी लास्ट में आपके पास आ जाता है कि ऐसे पेशेंट जिनको डेंटल वर्क रिक्वायर्ड हो, ठीक है। डेंटल वर्क रिक्वायर्ड मींस कि एक्चुअली डेंटल वर्क जो होता है उसमें देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग अ सेप्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, सेप्सिस के चांसेस होते हैं, ठीक है, कि फॉरेन से जो बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर बैक्टीरियसीमिया के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं ऐसे पेशेंट को भी, ठीक है। मीन्स टू से जब तक उनका डेंटल वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक उनकी हीलिंग नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक हम लोग इम्प्लांट को इंसर्ट नहीं करते, ठीक है, जब वो सर्जरी परफॉर्म नहीं करते टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी। जी बेटा, यहाँ तक बात की समझ आ गई कि व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, व्हाट आर द इंडिकेशंस। सर आप माइस्थीनिया ग्रेविस की बात नहीं कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द सर्जिकल अप्रोचेस। अब बेटा टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं। डिफरेंट अप्रोच का मतलब क्या है कि हिप जॉइंट में आपके पास टोटल 3 साइड्स हैं। द वन इज द इंटीरियर साइड, द सेकंड वन इज द लेटरल साइड, एंड द लास्ट वन इज द पोस्टीरियर साइड, ठीक है। मीडियल साइड से तो बेटा हम लोग अप्रोच ही नहीं कर सकते ना, तो देयर आर 3 साइड्स ऑन ईच साइड, राइट हिप जॉइंट के लिए भी, लेफ्ट हिप जॉइंट के लिए भी। अब वो कहते हैं ये तीनों अप्रोचेस हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जो इंटीरियर साइड पे हो इसको इंटीरियर अप्रोच बोलते हैं, जो लेटरल साइड के ऊपर हो उसको हम लोग लेटरल अप्रोच बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर साइड के ऊपर हो हम लोग उसको पोस्टीरियर अप्रोच बोलते हैं। अब वो कहते हैं एक अप्रोच ऐसे भी है जो इंटीरियर और लेटरल के बिल्कुल सेंटर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोलेटरल अप्रोच। और इसी तरीके से एक अप्रोच ऐसे भी है जिसको हम लोग बोलते हैं जो पोस्टीरियर और लेटरल के बिल्कुल सेंटर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टरोलेटरल अप्रोच। अब वो कहते हैं कि एंटीरियर अप्रोचेस और पोस्टीरियर अप्रोचेस और लेटरल अप्रोचेस के दरमियान ये जो एंट्रोलेटरल और पोस्टरोलेटरल अप्रोचेस हैं, इनमें इनकी कॉम्बिनेशन होंगी, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि इन चीजों को पढ़ लेते हैं कि जी पोस्टरोलेटरल अप्रोच क्या है, एंट्रोलेटरल अप्रोच क्या है, या फिर लेटरल अप्रोच क्या है, डायरेक्ट लेटरल अप्रोच की। सो सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्टरोलेटरल अप्रोच की, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अप्रोचेस, लेटरल एज वेल एज द पोस्टीरियर अप्रोच, ठीक है। तो वो कहता है कि पोस्टरोलेटरल अप्रोच जो है वो प्राइमरीली यूज की जाती है टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी के लिए, ठीक है। इसके पोस्टरोलेटरल अप्रोच के अलावा कोई और आर्थ्रोप्लास्टी किसी वजह से हम लोग यूज करते हैं, अगर किसी कोई और टाइप हम लोगों ने यूज करनी है तो वो किसी खास पेशेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसमें पोस्टरोलेटरल अप्रोच में पोस्टीरियरली आपके पास ग्लूटियस मैक्सिमस प्रेजेंट है, हम उस ग्लूटियस मैक्सिमस को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जब भी बेटा हम लोग किसी मसल को स्प्लिट करते हैं तो अल्टीमेटली उसका जो मैनुअल मसल टेस्टिंग का ग्रेड होता है वो क्या कर जाता है, बाय 1 ग्रेड इट इज गोइंग टू बी डेफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी जब आपने ग्लूटियस मैक्सिमस को स्प्लिट कर लिया तो उसके बाद आपने जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, ठीक है, हिप जॉइंट को उनको भी इंसाइज करना है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास वो कहता है कि जी जो ग्लूटियस मीडियस है, ठीक है, और ग्लूटियस लेटरालिस है,
ठीक है, vastus lateralis है, सॉरी, gluteus medius और vastus lateralis which are present on the lateral aspect of the thigh, ठीक है, ये दोनों जो मसल्स होते हैं बेटा ये बच जाते हैं इस पोस्टरोलेटरल अप्रोच की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हिप एब्डक्टर है ग्लूटियस मीडियस, दैट इज एन इंपॉर्टेंट मसल, ठीक है, इन मेंटेनिंग द हिप एब्डक्शन, ठीक है, पेल्विक को ड्रॉप होने से बचाता है ग्लूटियस मीडियस, ठीक है। तो अगर हम ग्लूटियस मीडियस को ही कट कर दें तो अल्टीमेटली ग्लूटियस मीडियस डेफिशिएंट हो जाएगा, हिप एब्डक्टर मैकेनिज्म पुअर हो जाएगा, ठीक है, और उस पुअर हिप एब्डक्टर मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा कि पेशेंट की आफ्टर सर्जरी रिहैबिलिटेशन मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम पोस्टरोलेटरल अप्रोच में क्या करते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस को सेपरेट करते हैं और रोटेटर कफ मसल्स को रिट्रैक्ट करते हैं। जो आपका ग्लूटियस मीडियस है और जो आपका लेटरल साइड के ऊपर मसल प्रेजेंट है वास्टस लेटरालिस, वो क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं हम लोग पोस्टीरियर कैप्सूल को क्या करते हैं, इंसाइज करते हैं। पोस्टीरियर कैप्सूल को इंसाइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हिप जॉइंट को पोस्टीरियर डायरेक्शन में डिसलोकेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियरली डेफिशिएंट भी होता है कैप्सूल, ठीक है, और जैसे ही हमने कैप्सूल को कट किया तो वो और ज्यादा डेफिशिएंट हो गया और अब हिप जॉइंट इजीली क्या होगा, पोस्टीरियरली डिसलोकेट कर जाएगा। तो इस पोस्टीरियर डिसलोकेशन के बाद हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज एक्चुअली रिजल्टिंग इन, ठीक है, hip joint dislocation। मीन्स टू से यहाँ पे हिप जॉइंट को डिसलोकेट किया जाता है और फिर जो फिमोरल हेड है, ठीक है, उसको कट किया जाता है, ठीक है, और वहां पर इम्प्लांट को इंसर्ट कर दिया जाता है और आफ्टर इंसर्टिंग एन इम्प्लांट दोबारा से रीलोकेट किया जाता है हिप जॉइंट को, ठीक है, और कैप्सूल को क्या किया जाता है, कैप्सूलरिफाई की जाती है, मीन्स टू से कैप्सूलर टाइटनेस डेवलप की जाती है, कैप्सूलर थिकनेस को बेहतर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरीज, ठीक है, और अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं कि जो आपकी ये पोस्टरोलेटरल अप्रोच है ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डायरेक्ट लेटरल अप्रोच। डायरेक्ट लेटरल अप्रोच का मतलब क्या है कि आपने टेंसर फेशियल एटा जो कि प्रेजेंट होता है लेटरल साइड के ऊपर, आपने उस टेंसर फेशियल एटा को लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देके कट करके सप्लीट कर देना है, ठीक है। वो कहते हैं इसके अलावा आपको टेंसर फेशियल एटा के अलावा आपको ग्लूटियस मीडियस को और वास्टस लेटरालिस को इसमें क्या करना पड़ता है, रिट्रैक्ट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जैसे ही हम लोग इस ग्लूटियस मीडियस को वास्टस लेटरालिस को कट करते हैं तो एब्डक्टर मैकेनिज्म क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें हम लोग अगर हम बात करें कि इसमें हिप एब्डक्टर मैकेनिज्म इंटैक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि ग्लूटियस मीडियस को हमने वो कर दिया, इंसाइज कर दिया। आपने किस तरह नहीं, तो ग्लूटियस मीडियस को हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनली इंसाइज कर दिया और इसमें अब हिप एब्डक्टर मैकेनिज्म इंटैक्ट नहीं रहेगा, अल्टीमेटली आपकी रिहैबिलिटेशन क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, ठीक है। The next one is the anterolateral approach, ठीक है। Anterolateral approach means कि इसमें हम लोगों ने anterior और lateral side के सेंटर से अप्रोच करना है, ठीक है। वो कहते हैं कि anterolateral approach है वो यूजुअली पुराने वक्तों में यूज की जाती थी फॉर टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी, बट अब पोस्टरोलेटरल अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि एंट्रोलेटरल अप्रोच जो है वो कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए इंपॉर्टेंट है एंट्रोलेटरल अप्रोच। वो कहते हैं एंट्रोलेटरल अप्रोच उन पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि जिन पे हिप फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर बना हो और इंटरनली रोटेटेड हो उनके फ्लेक्स हिप जॉइंट, इंटरनली रोटेटेड हो जिनके हिप जॉइंट्स, उनमें वो कहते हैं देयर आर this anterolateral approach is playing in a significant role, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि अच्छा जी, इसमें इसके अलावा वो कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें वो हिप फ्लेक्सर के कॉन्ट्रैक्चर बने और हिप जॉइंट जो इंटरनली रोटेटेड हो। सेकेंडली वो कहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स, सीपी चाइल्ड, ठीक है, उनमें वो कहते हैं यूजुअली यही सेम दो कॉन्ट्रैक्टर्स बने हुए होते हैं। तो ये जो एंट्रोलेटरल अप्रोच है ये यूजुअली हम लोग इन पेशेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं एंट्रोलेटरल अप्रोच को।
अब वो कहते हैं कि इसको हम लोग इन पेशेंट्स के लिए एंट्रोलेटरल अप्रोच क्यों यूज कर रहे हैं, हम पोस्टरोलेटरल अप्रोच क्यों नहीं यूज कर रहे। वो कहते हैं कि पोस्टरोलेटरल अप्रोच हम लोग इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में आप सबको पता है कि स्पेस्टिसिटी डेवलप होती है, ठीक है। और वो कहते हैं वो जो स्पेस्टिसिटी डेवलप होते हैं वो एक्चुअली पोस्टीरियर डिसलोकेट कर देती है हिप जॉइंट को, ठीक है। तो अगर हमने पोस्टरोलेटरल अप्रोच यूज की होगी तो हिप जॉइंट कैप्सूल, जो पोस्टीरियर कैप्सूल है हिप जॉइंट का, वो तो पहले से वीकेंड हो गया होगा। तो any episode of spasticity will causes the hip joint to dislocate posteriorly, इसलिए हम लोग उसमें एंट्रोलेटरल अप्रोच यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें हासिल हो सके, ठीक है बच्चों। जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आई है? जी पार्टिसिपेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. नाउ वो कहते हैं कि ये हैं स्टैंडर्ड सर्जिकल अप्रोचेस। इसी तरीके से हम लोग मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी क्या है कि जिसमें हम लोग इंसिजन्स को छोटा कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये यहाँ पे जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है इनमें हम लोग स्मॉल इंसिजन्स देते हैं, लेकिन एक से ज्यादा इंसिजन्स दे देते हैं ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें हिप जॉइंट को, ठीक है। तो इसके सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि जी सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो बहुत ही कम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं मतलब सॉफ्ट टिश्यूज की रप्चरिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो मसल्स हैं उनको इंटेक्ट रखा जाता है यूजुअली, ठीक है। उनमें हम लोग इंसाइज उनको हम लोग स्प्लिट नहीं करते, ठीक है। तो किसी भी मसल के मैकेनिज्म को इफेक्ट नहीं पहुंचता या मसल्स वीकनेस की तरफ नहीं जाते, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज होती हैं वो दो किस्म की हो सकती हैं, सिंगल इंसिजन भी हो सकती हैं और डबल इंसिजन भी हो सकती हैं। वो कहते हैं सिंगल इंसिजन जो है वो यूजुअली इंटीरियर और वो कहते हैं इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल अप्रोच के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो टू डबल इंसिजन है दैट इज एक्चुअली अ सिंगल इंसिजन ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मतलब दो इंसिजन हमने करनी है 4 to 5 सेंटीमीटर्स की। एक इंसिजन हम लोगों ने करनी होती है फेमोरल हेड के लिए और दूसरी इंसिजन हम लोगों ने करनी होती है एसीटाबुलर कंपोनेंट के लिए, ठीक है। दैट इज द मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी विद 2 इंसिजन। जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? जी सर। जी पार्टिसिपेंट, जी सर, आगे। यस सर। आइडिया बेटा। इसमें भी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में भी यही दोनों तीनों अप्रोचेस हैं, पोस्टरोलेटरल है, एंटीरियर अप्रोच है और लेटरल अप्रोच है। अब वो कहते हैं कि जी पोस्टीरियर अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं 7 to 10 सेंटीमीटर का इंसिजन देते हैं, ठीक है। और वो इंसिजन एक्चुअली किसके दरमियान होता है, ग्लूटियस मीडियस के दरमियान और सार्टोरियस पिरिफॉर्मिस मसल के दरमियान, सॉरी। पोस्टीरियर अप्रोच है ना, तो ग्लूटियस मीडियस लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट है और पिरिफॉर्मिस पोस्टीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट है। वो कहते हैं इन दोनों मसल्स के दरमियान हम लोग क्या कर देते हैं इंसिजन दे देते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं दैट इंसिजन विल गो इनटू द that incision is usually included in the posterior approach, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वो कहते हैं कि आपका ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस दोनों मसल्स क्या करते हैं इंटेक्ट रहते हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन इजीली हो जाती है। फिर एंटीरियर अप्रोच की अगर हम बात करें तो एंटीरियर अप्रोच में वो कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोकेट करते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन को। और एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन को लोकेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन के स्टार्ट से हम लोग 10 सेंटीमीटर का इंसिजन स्टार्ट करते हैं और लेटरल साइड के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आ जाता है दैट इज द लेटरल अप्रोच, ठीक है। और इसमें लेटरल अप्रोच में अगर हम बात करें तो ये लीस्ट कॉमनली यूज होता है। और लेटरल अप्रोच के अंदर हम लोग ग्लूटियस मीडियस को जो है उसका 1/3 जो पोर्शन है उसको स्प्लिट हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो एंटीरियर अप्रोच थी, ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि जी रेक्टस फेमोरस जो है, ठीक है, और सार्टोरियस मसल जो है, ठीक है, इसको हम लोग यूजुअली रिट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और टेंसर फेशियल एटा जो है वो इंटेक्ट रहता है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंटीरियर अप्रोच हियर। जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है?
जी सर। जी सर। यस सर। But any question Yes, sir. related to any question related to this lecture? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? सर जो आपने बताया था एसेप्टिक नेक्रोसिस और डिसलोकेशन वगैरह, सर ये अदर डिजेनरेटिव डिजीज है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की मतलब एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है? ये सेप्टिक नेक्रोसिस बेटा किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। जी। यूजुअली वो कहते हैं डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जो है ना, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। एसेप्टिक जी। नेक्रोसिस जो है बेटा वो किसी और वजह से है, ठीक है, सही है, जी। वो डिजेनरेशन की वजह से नहीं होती, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।